हेलो प्यारे बच्चों। बेटा फाइनली हमने है ना एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे अप्लाई करते हैं ये हमने देखा था लास्ट क्लास में, है ना। हमने रॉड के एग्जाम्पल लिए, हमने एक डिस्क का एग्जाम्पल लिया, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर, और किन कंडीशंस में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एप्लीकेबल होता है वो भी हमने देखा था, है ना। हम लोग एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे रोलिंग मोशन, है ना। तो देखो बेटा, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये एक मैं डायरेक्टली बता देता हूँ तुम्हें एक्चुअल में क्वेश्चन में है क्या। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर इस तरीके से रॉड रखी हुई है ना, और बॉल आकर उसको इस तरीके से स्ट्राइक कर रही है। रॉड कहीं से भी हिंज्ड नहीं है, परपेंडिकुलरली आकर स्ट्राइक कर रही है, और हमें बताना है कि जस्ट आफ्टर द कोलिजन इस रॉड के पास एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, और इसके सेंटर ऑफ मास के पास सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, यस। हमें बताया गया है कि जस्ट आफ्टर कोलिजन इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है, बॉल इटसेल्फ रेस्ट में आ जाती है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि बॉल का मोशन कैसा होगा, वो हमें पता होना चाहिए। यस, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी कि अगर हिंज्ड होता, अगर ये रॉड हिंज होती तो केवल और केवल ये रोटेशनल मोशन करती, केवल अपनी पॉइंट के अबाउट, उस हिंज पॉइंट के अबाउट घूमती। लेकिन अगर किसी बॉडी को तुम यहाँ से स्ट्राइक कर रहे हो, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगाओगे तो डेफिनेटली बॉल अगर इस पर फोर्स लगाएगी तो डेफिनेटली कुछ मोमेंटम इसको ट्रांसफ़र होगा, और वो मोमेंटम की वजह से क्या आएगा, इस रॉड के पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, साथ के साथ ये फोर्स जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, तो डेफिनेटली रॉड घूमेगी। किस पॉइंट के अबाउट घूमेगी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हिंज थी तो हिंज के अबाउट घूम रही थी, लेकिन अगर किसी पॉइंट के अबाउट हिंज नहीं है रॉड, है ना, फ्रीली अगर उसको अलाउ किया जाए रोटेट करने के लिए, तो डेफिनेटली मैंने तुम्हें लिखवाया भी था कि अगर कहीं से भी बॉडी हिंज नहीं है और उसके ऊपर फोर्स लगाया गया है, तो वो बॉडी जो है वो डेफिनेटली अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही क्या करेगी, रोटेट करेगी। इसका एग्जाम्पल में मैंने दिया था कि जैसे मान लो कि हवा में तुमने बैट फेंका या पेन फेंका, तो ये रोटेट करते हुए हवा में इस तरीके से जाएगा। ठीक है, यस। और रोटेट किसके अबाउट करेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। या कोई भी बॉडी इन जनरल ले लो, उसके ऊपर तुमने फोर्स लगाया किसी भी पॉइंट पे, सच दैट वो फोर्स जो है टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, तो डेफिनेटली वो जो बॉडी है वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही क्या करेगी, रोटेट करेगी। कहने का मतलब इसके अंदर क्या होने वाला है, इसका मोशन अगर मैं एनालाइज करूं तो ये रॉड जो है यहाँ पे फोर्स लगा, इस फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, है ना। टॉर्क प्रोड्यूस हुआ तो ये रॉड कैसे घूमेगी, तुम बोलोगे सर ये आर क्रॉस एफ कर दो, फोर्स ऐसे लग रहा है, आर क्रॉस एफ किया, रॉड जो है वो ऐसे अंदर की तरफ, या फिर ऐसे बोलो कि ये फोर्स, बॉल ने जो फोर्स लगाया रॉड के ऊपर वो ऐसे लगाया, तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये फोर्स कैसे घुमाने की कोशिश करेगा रॉड को, तो वो घुमाने की कोशिश करेगा ओमेगा से ऐसे। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस बेटा, ऐसे घूमते हुए रॉड, साथ के साथ रॉड के पास क्या रहेगी, क्योंकि रॉड को मोमेंटम ट्रांसफर, बॉल इटसेल्फ तो क्या आ गई है, बॉल इटसेल्फ तो रेस्ट में आ गई है, तो बॉल का जो मोमेंटम होगा वो किसको ट्रांसफर हुआ होगा, इसको ट्रांसफर हुआ होगा। कौन सा मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बेटा बिल्कुल रहेगा। मैंने तुम्हें बताया कि ये पूरा कहाँ पे हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोलिजन हो रहा है। जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखूंगा तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में केवल और केवल क्या लग रहे होंगे, ये बॉल रॉड पे फोर्स लगा रही होगी और रॉड जो है बॉल पे फोर्स लगा रही होगी। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अगेन रिपीटिंग, जब कोलिजन हुआ होगा तो बॉल ने रॉड पे फोर्स लगाया होगा और रॉड ने बॉल पर फोर्स लगाया होगा। ठीक है, ठीक है। वाई डायरेक्शन में नो डाउट ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है ना, यस। लेकिन मुझे किससे मतलब है, मुझे तो केवल और केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन में मतलब है, वर्टिकल प्लेन में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैं देख पा रहा हूं, अगर मैं रॉड प्लस बॉल को सिस्टम मान लूं, तो उस केस में जो बॉल ने फोर्स लगाया रॉड के ऊपर और रॉड ने जो फोर्स लगाया बॉल के ऊपर, वो क्या हो जाएंगे, वो इंटरनल फोर्सेज हो जाएंगे। ठीक है, और मैं आसानी से क्या कर पाऊंगा, इसके ऊपर लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर पाऊंगा, है ना। तो करते हैं कंजर्व।
इसका मतलब यहाँ पे इस केस के अंदर मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है। तो बॉडी का बॉल का जो भी बॉल इटसेल्फ तो रेस्ट में आ गई, इनिशियली बॉल के पास मोमेंटम था, रॉड के पास नहीं था। बॉल इटसेल्फ किस में आ गई, बॉल इटसेल्फ रेस्ट में आ गई। तो जितना भी मोमेंटम था बॉल का वो सारा का सारा किसको ट्रांसफर हुआ होगा, डेफिनेटली तुम बोलोगे सर रॉड को ट्रांसफर हुआ होगा। और रॉड को मोमेंटम ट्रांसफर होगा मतलब लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर हुआ। इसका मतलब रॉड के पास सेंटर ऑफ मास के पास कुछ लीनियर वेलोसिटी आई होगी डेफिनेटली, है ना। और साथ के साथ इस फोर्स के कारण जो बॉल ने लगाया उसके कारण रॉड घूमी भी होगी। इसका मतलब मेरे को एक बात समझ में आ गई कि सर ये जो रॉड है वो ऐसे घूमते हुए, इस तरीके से घूमते हुए आगे की तरफ जाने वाली है। ठीक है, सरफेस स्मूथ है, यस सरफेस स्मूथ है तो ये बिल्कुल इस तरीके से जाएगी, यूं करके घूमते हुए आगे जाएगी। यानी इसी मोशन को हम बोलते हैं कंबाइंड ट्रांसलेटरी। आगे जा रही है इसका मतलब ट्रांसलेटरी मोशन है, रॉड रोटेट कर रही है इसका मतलब रोटेशनल मोशन है। ठीक है, यस बेटा। तो ये करते हैं सॉल्व। सिंस लिख ले, सिंस एफ एक्सटर्नल इज जीरो, किसके ऊपर जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स, यस ऑन द सिस्टम, ऑन अ सिस्टम। और सिस्टम हमने क्या माना है, सिस्टम माना है रॉड प्लस बॉल। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, यस बेटा। अब मैं देख पा रहा हूं कि इस रॉड के पास इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम मुझे करना है। बहुत सिंपल है, इनिशियल मोमेंटम बॉल के पास कितना है, तुम बोलोगे सर मास है m, उतना ही मास है m। वेलोसिटी कितनी है u, mu हो गया। लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं। रॉड इनिशियली क्या थी, रेस्ट में थी, कोई वेलोसिटी नहीं थी, रॉड इस तरीके से रखी हुई थी, तो रॉड का लीनियर मोमेंटम कितना हुआ, जीरो हो गया। अब देखो फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं तो रॉड बॉल तो इटसेल्फ रेस्ट में आ गई तो उसका मोमेंटम जीरो हो गया, प्लस मोमेंटम ऑफ रॉड लिखूंगा तो रॉड मास तो रॉड का ले लिया मैंने, बट वेलोसिटी रॉड की कौन से पॉइंट की लूंगा, इस पॉइंट की लूंगा या इस पॉइंट की लूंगा या इस पॉइंट की लूंगा, ये कंफ्यूजन आ सकता है। तो मैंने तुम्हें सिखाया था जब भी कोई बॉडी हो और उसका मोमेंटम लिखना हो तो मास इनटू वेलोसिटी किस पॉइंट के लेते हैं, सेंटर ऑफ मास की, मैं पहले ही बता चुका हूँ। नेट मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, है ना, यस याद करो। अगर कोई बॉडी है और उसके अंदर मान लो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं m1 m2 m3, ठीक है, और अलग अलग वेलोसिटी v1, कोई जा रहा है v2 से, है ना, कोई जा रहा है v3 से, इस तरीके से जा रहा है। मुझे इस पूरे बॉडी का मोमेंटम लिखना है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया था इसके सेंटर ऑफ मास को पकड़ो। लेट्स से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v स्वयं है, तो इस बॉडी का जो मोमेंटम होगा वो डेफिनेटली p नेट कितना आने वाला है, मास, पूरी बॉडी का मास इंटू v स्वयं। ठीक है, यस, ये मैंने तुम्हें सिखाया पहले। तो इधर आ जाते हैं यार, मास किसका, रॉड का लिया, वेलोसिटी कौन से पॉइंट के लेंगे, हमेशा सेंटर ऑफ मास के लेंगे। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यस बेटा, देखो तुम देख पाओगे कि ए सेंटर ऑफ मास, बी पॉइंट, सबकी वेलोसिटीज अलग अलग है इसमें, क्योंकि बॉडी घूमते हुए आगे जा रही है तो ए पॉइंट की वेलोसिटी अलग होगी, बी पॉइंट की अलग होगी और सेंटर ऑफ मास की अलग होगी। तो हमें किसकी लेनी होती है, सेंटर ऑफ मास की लेनी होती है। आ जाते हैं यार, mu इज इक्वल्स टू mvcon। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गई है, बहुत अच्छे, कितने के बराबर आ गई है, u के बराबर आ गई है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मेरे पास आ गई u, है ना, यूजिंग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब हमें क्या करना है, हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो डेफिनेटली हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा देते हैं। किस एक्सिस का बोर्ड लगाएंगे, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस पे लगाएंगे। यस, मैंने तुम्हें बताया भी था ये बात कि अगर बॉडी हिंज्ड है तो हिंज एक्सिस के अबाउट क्या करेंगे, हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा देंगे। अगर नहीं है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगाओ। ठीक है, यस बेटा। और वैसे भी अगर तुम्हें चेक करना है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो तभी लगता है जब एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ उस एक्सिस के अबाउट वो जीरो होगा। बिल्कुल जीरो बेटा। देखो बॉल आकर टकराएगी रॉड के ऊपर तो रॉड के ऊपर फोर्स लगा होगा और उतना ही फोर्स बॉल ने रॉड पे लगाया होगा। देखो ऐसे ही तो हो रहा है, जितना फोर्स ये फोर्स किसने लगाया, जब बॉल और रॉड की टक्कर हुई होगी तो फोर्स लगाया, उतना ही फोर्स बॉल के ऊपर किसने लगाया होगा,
रॉड ने लगाया होगा। तो ड्यूरिंग द कोलिजन ये जो फोर्सेस टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, वो इक्वल एंड अपोजिट करेंगे। ये वाला फोर्स इस रॉड को ऐसे घुमाएगा और ये वाला फोर्स इस रॉड को ऐसे घुमाएगा। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फोर्सेस बराबर हैं, सेम पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, तो टॉर्क भी बराबर आएगा। इसका मतलब इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे दोनों, इन दोनों फोर्सेस के कारण टॉर्क, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। यस, तो कहने का मतलब क्या है कि इस सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रही है एक्सिस, उसके अबाउट नेट टॉर्क कितना है, 0 है। तो मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यस, तो कंजर्वेशन यूजिंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ऐसा लिख देते हैं। क्या लगा रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या करते हैं, देखो इस बॉल के कारण इस पॉइंट के अबाउट, इसके अबाउट लगा रहे हैं, ठीक है, इसके अबाउट लगा रहे हैं। इस पॉइंट के अबाउट बॉल ने कितना एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस किया। देखो मैं जानता हूँ कि बॉल जो है वो u वेलोसिटी से इस तरफ मोशन कर रही है। तो जब कोई बॉल u वेलोसिटी से मोशन कर रही है तो उसके कारण एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। देखो सबसे पहले लाइन ऑफ मोशन को पकड़ो। लाइन ऑफ मोशन ये है, लाइन ऑफ मोशन से उस एक्सिस और लाइन ऑफ मोशन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। देखो दिख रही है कितनी है, ये L/2 है। तो एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू दिस पॉइंट मास मूविंग विथ वेलोसिटी u कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे सर mu L/2 हो जाएगा, ठीक है। यस, अच्छा रॉड कुछ मूव कर रही थी क्या इनिशियली, रॉड के पास कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं था, हो गया क्लियर। यस, अब क्या करना है, अब हमें रॉड एक रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी का क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम लिखना है, ठीक है। किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। रॉड के पास क्या है, ओमेगा, तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आई ओमेगा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। रॉड का इनर्शिया देखो कितना है इस एक्सिस के अबाउट, रॉड का इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हम जानते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख रहे हैं तो आई ओमेगा यूज कर रहा हूँ। तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, तुम बोलोगे सर ml²/12 हो जाएगा, ठीक है, जानते ही हैं ml²/12। यस, इनटू ओमेगा करना पड़ेगा, आई ओमेगा होता है फॉर्मूला। यस, प्लस क्या करेंगे, बॉल के पास भी कोई मोमेंटम बचा है क्या, एंगुलर मोमेंटम कुछ बचा ही नहीं है, बॉल तो रेस्ट में आ गई तो 0 हो गया। ओहो, आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस बेटा, क्या कर सकते हैं, हम देख पा रहे हैं ये कैंसिल आउट हो गया, 2 6 12 हो गया, मास से मास कैंसिल आउट हो गया, 6u/L हो गया। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास ओमेगा आ गया, ठीक है बेटा। ये मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई रॉड की, ठीक है, किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। यस बेटा, नोट करें इसको। यस बेटा, अभी इसके 2 पार्ट्स और बच रहे हैं। देखो हमने वो 2 पार्ट्स तो छोड़ ही दिए। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एंड A एंड B जस्ट आफ्टर द कोलिजन, ये भी हमें कैलकुलेट करना था। देखो एंगुलर वेलोसिटी मेरे पास आ गई है और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी है। इसका मतलब सबसे पहले तो ये फील करो कि अगर सेंटर ऑफ मास u वेलोसिटी से जा रहा है तो इसका हर एक पार्टिकल कितने से जा रहा होगा, u से जा रहा होगा। हर एक पार्टिकल रॉड का u वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है, इसमें तो डाउट होना ही नहीं चाहिए। ये तो बात मैंने तुम्हें बताई थी कि अगर सेंटर ऑफ मास के पास जो भी वेलोसिटी है, इसका मतलब यह है कि उसके हर एक पार्टिकल के पास कितनी वेलोसिटी, इस केस में u वेलोसिटी है ना। यस, क्योंकि रॉड के पास सेंटर ऑफ मास के पास u वेलोसिटी, इसका मतलब रॉड जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन करेगी तो u से ऐसे जाएगी, साथ के साथ उसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी आ गई, तो सेंटर ऑफ मास ऐसे घूमते हुए ऐसे आगे जा रहा है। ये तो बात करी मैंने कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी u है, तो पार्टिकल के हर एक पॉइंट के पास u वेलोसिटी होगी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी के कारण भी इस पॉइंट के पास वेलोसिटी आएगी, क्योंकि ये पॉइंट क्या कर रहा है, ये तो घूम रहा है ना। तो सेंटर ऑफ मास की वजह से तो इसके पास u वेलोसिटी आ गई, प्लस मुझे करना पड़ेगा अब इस एंगुलर वेलोसिटी के कारण देखो ये पॉइंट, तो देखो इस पॉइंट के पास ओमेगा आएगा, इसके हर एक पॉइंट के पास कितना होगा, ओमेगा। तो देखो इधर ए पॉइंट के पास ओमेगा ऐसे आएगा और बी एंड के पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऐसे आएगी। रॉड ऐसे घूम रही है ना, तो जब रॉड घूम रही है तो इसका मतलब रॉड के हर एक पार्टिकल के पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। रॉड का हर एक पार्टिकल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे तो नेट वेलोसिटी लिखनी ए पार्ट की। देखो सेंटर ऑफ मास u से जा रहा था,
तो इसका मतलब ये ए पार्टिकल भी क्या कर रहा होगा, जब ट्रांसलेटरी मोशन से मैं बोल सकता हूँ कि ये भी यू से जा रहा होगा। प्लस वो पार्टिकल जो है वो घूम भी रहा है, घूम रहा है तो डेफिनेटली उसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। कितनी होगी वो देख लेते हैं। यस, हम लोग जानते हैं इसके पास, यस, ये जो पार्टिकल है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो ऐसे कर रहा होगा। यस, इस पाथ पे ऐसे घूमते हुए ऐसे जा रहा होगा ना आगे। तो एंगुलर वेलोसिटी इस पॉइंट की ओमेगा है, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। रॉड अगर ऐसे घूमेगी तो इस पॉइंट के पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऐसे आएगी, नीचे वाले पॉइंट के पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऊपर की तरफ आएगी, यानी इस तरीके से आएगी, और इसके पास ऐसे आएगी, है ना। ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से तो यू आ गई, प्लस एंगुलर वेलोसिटी इसके बाद पीछे की तरफ है। पार्टिकल के पास अगर ओमेगा है तो मैं इसको वेलोसिटी से रिलेट कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, v इक्वल्स टू, मैं जानता हूँ v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। ये पार्टिकल आर रेडियस के पाथ में मूव करेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो उस पॉइंट के पास जो वेलोसिटी होगी वो v होगी। देखो u वेलोसिटी तो क्यों आई, क्योंकि इसका हर एक सेंटर ऑफ मास u से जा रहा था, तो a एंड के पास भी u वेलोसिटी आ जाएगी, है ना। अब रॉड घूम भी रही है, उसकी वजह से हर पार्टिकल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा होगा। तो इस ए पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो मैं यहाँ से बोल पा रहा हूँ कि सर जो वेलोसिटी होगी वो होगी, रेडियस है आर, आर है मतलब l/2, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ वेलोसिटी मेरे पास आ गई, इस पॉइंट की सर्कुलर मोशन के कारण आ गई है v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू l/2 आ गई, ठीक है। यस बेटा, तो फाइनली मेरे पास इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो मेरे पास देखो कितनी आ जाएगी, इस पॉइंट है, देखो ओमेगा पीछे की तरफ है, घूमने के कारण इसके पास वेलोसिटी पीछे मिली और ट्रांसलेटरी मोशन के कारण आगे मिली, तो इसका वी नेट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विल बी जस्ट आफ्टर द कोलिजन u माइनस ओमेगा l/2 हो जाएगी, ठीक है। यस, और इसी तरीके से बी पॉइंट की बात करूं तो जब रॉड घूम रही होगी तो बी पॉइंट को जो वेलोसिटी मिलेगी वो सर्कुलर मोशन के कारण आगे मिलेगी, क्योंकि रॉड घूम रही है, घूमने के कारण इस बी पॉइंट को क्या मिला, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मिली। ट्रांसलेटरी मोशन के कारण कितनी मिली, यू मिली। तो देखो मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जो वेलोसिटी ऑफ बी एंड होगी वो होगी एंगुलर वेलोसिटी के कारण तो ओमेगा l/2 मिली, ठीक है। साथ के साथ आगे भी जा रहा है पार्टिकल, कितने से, u से जा रहा है, ठीक है। यस, देखो ये तो ऐसे जा रहा है और u वाला पार्टिकल जस्ट आफ्टर कोलिजन ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा l की वैल्यू मेरे पास है 6u/l, तो ये u प्लस u हो जाएगा, तो ये 4u हो गया, और ये कितना आ जाएगा, ये मेरे हिसाब से आ जाएगा, यस 6u/l, l से l कैंसिल हो गया, यस ये मेरे पास आ जाएगा 3u, तो -3u प्लस u माइनस का 2u, ये वेलोसिटी ऑफ एंड ए आ गई, है ना। यस, ये बात तुम्हें ज़्यादा अच्छे से तब समझ में आएगी जब तुम पढ़ लोगे कंबाइंड ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल मोशन, आगे पढ़ाया जाएगा। यस, अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट की वेलोसिटी अगर तुम्हें कैलकुलेट करने भी नहीं आई अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नोट करो अभी इसको। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं रोलिंग मोशन से। देखो बेटा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, देखो, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ translational and rotational motion of a body। यस बेटा, क्या मतलब है इसका, कोई भी ऐसी बॉडी जो क्या कर रही हो, ट्रांसलेशनल मोशन कर रही हो, साथ के साथ रोटेशनल मोशन भी कर रही हो, दैट मोशन इज सेड टू बी द रोलिंग मोशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग लेके समझ सकते हैं, है ना। पहला ऐसा सोच लो कि लेट्स से कि हमारे पास एक टायर है या व्हील ले लो, ये हमारी एक स्मूथ सरफेस ले लो, ठीक है, कोई एक सरफेस ले लो, है ना, और इस सरफेस के ऊपर एक टायर है जो रोल कर रहा है, इस तरीके से एक टायर है ना,
ये हमने टायर ले लिया और ये टायर क्या कर रहा है, रोल करते हुए आगे जा रहा है ना। तो मैं देख पाऊंगा कि ये टायर जो है लेट्स से कि v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, साथ के साथ ये क्या कर रहा है, घूम भी रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, है ना। इस तरह की बात हो रही है। तो ऐसे मोशन को हम लोग रोलिंग मोशन बोलेंगे। हम देख पा रहे हैं कि ये जो टायर है वो घूमते हुए क्या कर रहा है, आगे जा रहा है। तो डेफिनेटली इसके पास एक तो कौन सी वेलोसिटी है, आगे जाने की वेलोसिटी है, साथ के साथ घूमने के लिए इसके पास कौन सी वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, यस। ऐसे बहुत सारे हम डे टू लाइफ में ऐसे बहुत सारे हम मोशन देख सकते हैं जहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि बॉडी के पास कंबाइंड ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल मोशन है, और ऐसे मोशन को ही हम लोग रोलिंग मोशन बोलते हैं। जो व्हील है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि व्हील इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रोलिंग मोशन। और भी देख सकते हैं, जैसे कि मान लो कि हम लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं, है ना, और ट्रेन के अंदर जो फैन लगा हुआ है सीलिंग के ऊपर, वो उसका मोशन अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो वो हमें दिखेगा कि वो रोलिंग मोशन कर रहा है। कैसे कर रहा है वो समझे कि ट्रेन आगे भी जा रही है तो फैन आगे भी जाएगा। ट्रेन के अंदर जो सीलिंग है उसके ऊपर फैन लगा हुआ है, और ट्रेन आगे जा रही है तो उसके ऊपर जो फैन लगा हुआ है वो भी क्या करेगा बेटा, आगे जाएगा। ठीक है, यस। अब साथ के साथ पंखा जो है, पंखा घूमेगा भी अपने पॉइंट पर। ठीक है, पंखा ऑन है तो वो घूमेगा। तो इसका मतलब ट्रेन जब आगे जाएगी तो पंखा घूमते हुए कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। इसका मतलब जो फैन है वो मेरा क्या कर रहा है, वो रोलिंग मोशन कर रहा है, वो आगे भी जा रहा है यानी ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहा है, और साथ के साथ वो क्या कर रहा है, वो घूम भी रहा है अपनी एक्सिस पे। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वो फैन क्या कर रहा है, रोलिंग मोशन कर रहा है। ठीक है, यस। अब ऐसी बॉडीज़ को स्टडी करने के लिए, है ना, अगर मैं इसका डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट मैं तुमसे पूछ लूँ कि बताओ, मान लो कि तुमसे पूछ लिया जाए डायरेक्टली कि बताओ इस P पॉइंट का आफ्टर T टाइम कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो तुम कैलकुलेट कर पाओगे। यस। अब अगर ये केवल ट्रांसलेटरी मोशन करती तब तो तुम आसानी से इस P पॉइंट का क्या कर पाते, T टाइम बाद डिस्प्लेसमेंट बता पाते। या केवल घूम रही होती तो सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट को यूज करके तुम T टाइम बता देते, T टाइम बाद कि ये पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट कितना होता। ये भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन बॉडी घूम भी रही है और आगे भी जा रही है। तो जब तुम इस P पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे पास इस P पॉइंट का जो पाथ आएगा वो एक कॉम्प्लेक्स पाथ आएगा, और कॉम्प्लेक्स पाथ आएगा तो हमारे लिए ईजी नहीं रहेगा इसके डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना। मैं बताता हूँ कि किस तरीके से इसका पाथ कॉम्प्लेक्स आएगा, वो समझे कि देख सकते हो तुम। मान लो कि ये टायर घूमते हुए आगे जा रहा है तो पॉइंट P आगे भी जा रहा होगा और क्या कर रहा होगा, नीचे भी जा रहा होगा। कुछ टाइम बाद तुम ऐसा देख सकते हो बेटा। ठीक है, यस। कुछ टाइम बाद ये P पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, P पॉइंट बेटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि घूमते हुए टायर आगे जा रहा है तो T टाइम बाद कुछ ऐसे जाएगा, फिर थोड़े टाइम बाद और थोड़ा आगे भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा। इस तरीके का कॉम्प्लेक्स पाथ फॉलो करते हुए तुम्हें ये पॉइंट P नज़र आएगा, है ना। तो इसका मतलब इस पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट T टाइम बाद मेरे लिए निकालना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। पॉसिबल तो है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, फिर क्या करें, ऐसे बॉडीज जो रोलिंग मोशन करती है उनको हम लोग दो इंडिपेंडेंट मोशंस में ब्रेक कर कर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कैसे ब्रेक करेंगे वो समझे। कोई भी रिजिड बॉडी जो है वो एक जनरल मोशन कर रही है, लेट्स से कोई भी रिजिड बॉडी एक जनरल मोशन कर रही है, वो ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल दोनों मोशन कर रही है अभी के लिए समझो। तो ऐसे बॉडीज जो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन दोनों कर रही हो, ऐसी बॉडीज के वेलोसिटीज, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, उस रिजिड बॉडी के मोशन को हम लोग दो इंडिपेंडेंट मोशंस में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, कैसे ब्रेक करेंगे वो समझ लेते हैं एक बार, है ना। कैसे वो पॉइंट, डेफिनेटली एक ऐसा पॉइंट बॉडी के अंदर होगा जिसके ऊपर हम लोग बैठ के देखेंगे तो हमें वो बॉडी जो है वो केवल और केवल क्या करती हुई नजर आएगी, ट्रांसलेशन मोशन करती हुई नजर आएगी, या फिर केवल और केवल प्योर रोटेशनल मोशन करती हुई नजर आएगी। ठीक है, यस। हम देखते हैं एक एग्जाम्पल से, तुम्हें मैं समझाता हूँ कि डेफिनेटली बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर कोई ऐसा पॉइंट जरूर होता है जिस पॉइंट से हम लोग अगर बॉडी को ऑब्जर्व करें तो वो प्योर रोटेशनल या प्योर ट्रांसलेशन मोशन करती हुई नजर आती है। ठीक है, लेट्स से एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूँ, उसे समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया कि पंखा है ना, और वो फैन जो है वो T टाइम बाद मैंने देखा कि मैं ट्रेन के अंदर खड़ा हूँ
और पंखा सीलिंग के ऊपर लगा हुआ है, और एक पर्सन जो है वो प्लेटफॉर्म पे भी खड़ा हुआ है। 2 ऑब्जर्वर्स हैं, मैं बता देता हूँ, इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। लेट्स से कि ये हमारा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म ले लेते हैं बेटा, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ट्रेन है, प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ट्रेन ले लेते हैं हम लोग, ये हमारी ट्रेन होगी, ठीक है, यस, ये हमारी ट्रेन होगी, ठीक है, ये हमारी ट्रेन होगी। 2 ऑब्जर्वर्स हैं, एक ऑब्जर्वर बेटा यहाँ पे है, ऑब्जर्वर नंबर ए बोल दो इसको, और दूसरा ऑब्जर्वर बेटा यहाँ पर है, ऑब्जर्वर नंबर बी, ठीक है, इस तरीके से है, ऐसे है, ठीक है, यस बेटा, इस तरीके से फैन है, और ये ट्रेन आगे की तरफ क्या कर रही है, मोशन कर रही है, और यहाँ पे फैन जो है वो ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है ना। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ए ऑब्जर्वर के लिए बताओ इस फैन का मोशन कैसा है फॉर ऑब्जर्वर ए, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर ऑब्जर्वर ए के लिए तो ये फैन जो है वो रोलिंग मोशन कर रहा है या कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन कर रहा है। कैसे, तुम बोलोगे कि सर ये जो फैन है वो क्या कर रहा है, इस पर्सन के लिए आगे भी जा रहा है, जैसे जैसे ट्रेन आगे जाएगी वैसे वैसे फॉर ऑब्जर्वर ए ये फैन भी आगे जा रहा होगा, साथ के साथ फैन अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रहा है, इसका मतलब फैन जो है वो घूमते हुए आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, क्लियर हो रही है बात। यस, जिस तरीके से ये घूमते हुए आगे जा रहा था वैसे ही फैन भी इस ए ऑब्जर्वर को इस तरीके से ऑब्जर्व होने वाला है, और इसी मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन बोलते हैं। लेकिन अगर जो पर्सन बी जो है जो ट्रेन के अंदर खड़ा हुआ है, अगर मैं उसकी बात करूं तो ये पंखा मुझे कैसे नजर आएगा, मुझे ये फैन जो है वो केवल और केवल रोटेशनल मोशन करता हुआ नजर आने वाला है, ठीक है, यस। अगर मैं बी की बात करूं तो बेटा जितना फैन आगे जाएगा उतना ही कौन जा रहा है आगे, उतना ही ए भी आगे जाने वाला है, सॉरी उतना ही बी भी आगे जाने वाला है। इसका मतलब फैन बी के रेस्पेक्ट में फैन जो है वो केवल और केवल क्या करता हुआ नजर आने वाला है, रोटेशनल मोशन करता हुआ नजर आने वाला है, यानी प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी, है ना। यानी मुझे एक बात समझ में आ गई कि सर फॉर ऑब्जर्वर ए फैन जो है वो मुझे नजर आ रहा है, क्या करते हुए नजर आ रहा है, फैन मुझे रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन करता हुआ नजर आ रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, यस, यानी कि इसी को मैं बोलता हूं रोलिंग मोशन। अच्छा, फॉर ऑब्जर्वर बी फैन जो है वो केवल और केवल मुझे क्या करता हुआ नजर आ रहा है, प्योर रोटेशनल मोशन करता हुआ नजर आ रहा है, प्योर रोटेशनल मोशन करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, ये बात तो समझ में आती होगी, यस। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मैं ए के रेस्पेक्ट पे बी को देखूं तो बी क्या करता हो जाएगा, विथ रेस्पेक्ट टू ए बी इज अंडर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। देखो मैंने क्या करा, जब मैं विद रेस्पेक्ट टू ए बी को मैं देखूंगा, ए जब बी को देखेगा तो बी क्या करता नजर आएगा, केवल और केवल आगे जाता नजर आएगा, और बी के रेस्पेक्ट में फैन क्या कर रहा है, फैन प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है। बेसिकली मैंने फैन के मोशन को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। देखो तुम्हें कैसे समझाता हूं मैं, कि बी के रेस्पेक्ट में फैन क्या कर रहा है, फैन केवल और केवल घूमता हुआ नजर आने वाला है बी को, और कितना आगे गया है, जितना बी आगे गया होगा ए के रेस्पेक्ट में उतना ही तो फैन आगे गया होगा। यानी मैंने फैन के मोशन को 2 पार्ट्स, 2 इंडिपेंडेंट मोशंस में ब्रेक कर दिया, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। मैं अगेन रिपीट करता हूं, कोई भी बॉडी हो जो रोलिंग मोशन कर रही है उसको हम लोग 2 इंडिपेंडेंट मोशंस में ब्रेक कर सकते हैं, एंड दैट इज प्योर ट्रांसलेशनल मोशन एंड प्योर रोटेशनल मोशन। इस एग्जाम्पल से मैं तुम्हें बेटा यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
समझने की कोशिश करें कि अगर मेरे से कोई पूछता है कि बताओ ये फैन कितना आगे गया, तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली क्या बोलूँगा, जितना ए के रेस्पेक्ट में बी आगे गया उतना ही कौन आगे गया, उतना ही फैन आगे गया। ठीक है, यस, ये तो मेरा क्या हो गया, फैन के, अगर फैन का प्योर ट्रांसलेशन मोशन स्टडी करना है तो बी के रेस्पेक्ट में मैं देखूंगा तो फैन की, सॉरी ए के, फैन का अगर मुझे प्योर रोटेशनल मोशन देखना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल और सिंपल बी के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो फैन मुझे केवल और केवल घूमता हुआ नजर आएगा। और अगर फैन के ट्रांसलेशन मोशन को स्टडी करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं ए के रेस्पेक्ट में बी को देख लूंगा, तो बी का जितना ट्रांसलेशन मोशन हुआ होगा उतना ही ए का बी का हुआ होगा ए के रेस्पेक्ट में। आई होप बात समझ में आ गई होगी। मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं, द मोशन ऑफ अ फैन, मोशन ऑफ अ motion of any rigid body, can be divided into pure translation and rotational motion about a point। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने लिखी है। जैसे मैंने पंखे के मोशन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, कैसे ब्रेक किया है वो मैंने समझा ही दिया है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। मैंने बोला कि बी के रेस्पेक्ट में मैं देख रहा हूँ तो पंखा मुझे क्या करता हुआ नजर आ रहा है, केवल और केवल प्योर ट्रांसलेशन मोशन करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर मुझे इस फैन का ट्रांसलेशन मोशन स्टडी करना है तो सिंपल मैं क्या करूँगा, जैसा मोशन बी कर रहा है ए के रेस्पेक्ट में, वैसा का वैसा मोशन कौन कर रहा है, ट्रांसलेशन मोशन कौन कर रहा है, फैन कर रहा है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर इसके मोशन की स्टडी करूँ, प्योर ट्रांसलेशन मोशन की स्टडी करूँ, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे बी के रेस्पेक्ट में खड़े होकर देखना पड़ेगा। अगर मुझे इसके ट्रांसलेशन मोशन को स्टडी करना है तो मैं बी के मोशन को स्टडी कर लूँगा, तो फैन के ट्रांसलेशन मोशन को स्टडी कर लूँगा आसानी से। ठीक है, इस तरीके से हर एक रिजिड बॉडी को, मोशन को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि इस व्हील के मोशन को भी मैं क्या करने वाला हूँ, अब दो इंडिपेंडेंट मोशंस में ब्रेक करके तुम्हें बताने वाला हूँ। डेफिनेटली इस बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट जरूर से होगा जिसके अबाउट ये बॉडी क्या कर रही होगी, प्योर ट्रांसलेशन मोशन कर रही होगी। जिस तरीके से ये पंखा बी के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा था, प्योर केवल और केवल बी को ये पंखा घूमते हुए नजर आ रहा था, प्योर रोटेशनल मोशन करता हुआ नजर आ रहा था, उसी तरीके से इस बॉडी में भी एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट बॉडी केवल और केवल प्योर रोटेशनल मोशन करती हुई नजर आने वाली है। वो कौन सा पॉइंट है, देखें, वो पॉइंट होता है बॉडी का सेंटर ऑफ मास। अब हम लोग क्या करते हैं, हम व्हील को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। व्हील के अंदर भी हम लोग उसके मोशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, दैट इज प्योर ट्रांसलेशन मोशन एंड प्योर रोटेशनल मोशन। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले देखें, लेट्स से कि हमारे पास इनिशियली ये हमारा व्हील हो गया, या बोल सकते हो कोई स्फीयर हो गया, और ये उसका सेंटर ऑफ मास हो गया। ठीक है, सेंटर ऑफ मास किसी भी रिजिड बॉडी का क्या कर रहा होगा, केवल और केवल प्योर ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा होगा। चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पे, देखो ये बॉडी का सेंटर हो गया। कुछ टाइम बाद अगर मैं देखूंगा बॉडी को, तो डेफिनेटली सेंटर तो यहीं नजर आएगा। आफ्टर सम टाइम डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होने वाली, वो कहीं नहीं जाने वाला, वो केवल और केवल अपना क्या कर रहा है, मैं देख पा रहा हूँ, केवल और केवल सेंटर ऑफ मास बॉडी का ट्रांसलेटरी मोशन करता हुआ नजर आ रहा है, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, तो ये बात मुझे समझ में आ गई कि ये जो है, ये बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो केवल और केवल मुझे क्या करता हुआ नजर आएगा, ट्रांसलेटरी मोशन करता हुआ नजर आने वाला है। ठीक है, यस बेटा, ये मेरा सेंटर ऑफ मास हो गया, और सेंटर ऑफ मास जो है वो बॉडी का ट्रांसलेटरी मोशन करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है बेटा, यस। अब हम लोग क्या करते हैं, अब विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास में बात करने वाला हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास।
अगर मैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठकर बॉडी को देखूंगा, देखो पूरी बॉडी क्या कर रही है, ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है। सेंटर ऑफ मास जो है उसका क्या कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, केवल और केवल प्योर ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी, ऑफ अ रिजिड बॉडी performs प्योर ट्रांसलेटरी मोशन या प्योर ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, यस, ये बात तो समझ में आ गई होगी और ऑब्जर्व भी कर पा रहे कि सेंटर ऑफ मास जो है केवल और केवल क्या कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। मैं देख पा रहा हूं टी टाइम के साथ इस बॉडी को। अब बात करते हैं, अगर इस बॉडी के रोटेशनल मोशन को स्टडी करना है, केवल और केवल ऐसा पॉइंट चूज करना है कि जिस पे बैठकर मैं अगर बॉडी के मोशन को देखूं तो वो बॉडी मुझे केवल और केवल प्योर रोटेशनल मोशन करते हुए नजर आए। जैसा कि मैं कहाँ कर पा रहा था, जैसा मैं फैन में देख पा रहा था, वैसे ही एक पॉइंट मुझे चूज करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इस सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, यानी कि मेरा ऑब्जर्वर कहाँ बैठ रहा है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ रहा है। ठीक है, यस। जब मैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के देखूंगा तो बॉडी केवल और केवल क्या करती हुई नजर आएगी, विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। देखो सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही बॉडी बैठ गया तो बॉडी मेरे लिए ट्रांसलेटरी मोशन अब क्या हो गया, उसका बॉडी का जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा था, केवल ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा था और मैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही बैठ गया। इसका मतलब बॉडी केवल और केवल अब मुझे क्या करते हुए नजर आएगी, केवल और केवल रोटेशनल मोशन करते हुए नजर आएगी। ठीक है, यस। मान लो कि ये P पॉइंट था T बराबर 0 पॉइंट पर। ठीक है, यस। आफ्टर सम टाइम ये पॉइंट जो है, मान लो कि बॉडी घूम भी रही है और आगे भी जा रही है, सेंटर ऑफ मास V से से आगे भी जा रहा है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास हो गया और बॉडी घूम भी रही है। तो कुछ टाइम बाद ये पॉइंट P इस ऑब्जर्वर को जो सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठा हुआ है उसको केवल और केवल ये क्या करता हुआ नजर आएगा, घूमता हुआ नजर आएगा। तो कुछ टाइम बाद ये पॉइंट P यहाँ पे होगा, कुछ टाइम बाद पॉइंट P यहाँ पहुँच जाएगा, कुछ टाइम बाद पॉइंट P यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मुझे ऑब्जर्व होने वाला है। सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के देखूंगा तो ये केवल मुझे रोटेट करता हुआ नजर आएगा, घूमता हुआ नजर आएगा पॉइंट P। अच्छा, तो अब मुझे इस मोशन को मैंने अगेन डिवाइड कर लिया। किस तरीके से डिवाइड किया, रिपीट कर देता हूँ। सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा था, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ट्रांसलेशन मोशन कर रहा था, और जब सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ जाऊंगा तो बॉडी क्या करते हुए नजर आएगी, केवल रोल करते हुए नजर आएगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग किसी भी रोलिंग मोशन को टू इंडिपेंडेंट मोशंस में ब्रेक करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो रोलिंग मोशन के लिए मैं एक लाइन लिख देता हूँ, है ना। पहले तो ये लिख देते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बॉडी इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन यस बेटा, आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस बेटा, देखो आगे अब आगे बात करते हैं हम लोग इसकी वेलोसिटी की बात करते हैं कि जब हम लोग सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के देखेंगे या किसी भी पॉइंट P, Q, R जो इस बॉडी के पेरिफेरी पे है उनकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, या किसी भी पॉइंट की बॉडी के ऊपर कोई भी पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया उसकी वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग देखते हैं। यस बेटा, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग डिस्क के डिफरेंट पॉइंट्स की वेलोसिटी कैलकुलेट करने वाले हैं, या व्हील के डिफरेंट पॉइंट्स की वेलोसिटी क्या होगी, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखने वाले हैं। तो देखिए बेटा, हेडिंग डालना है वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट फॉर अ बॉडी परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन, ठीक है। यस बेटा, मान लेते हैं एक हम व्हील ले लेते हैं, ये हमारी हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गई, इस तरीके से ये हमारी हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गई। ठीक है, यस, इसको सीधा कर लेते हैं। यस, और
मान लो कि ये हमारा व्हील हो गया, और व्हील जो है वो रोलिंग मोशन कर रहा है। रोलिंग मोशन कर रहा है इसका मतलब क्या है कि वो घूम भी रहा है। मान लो कि इसका अबाउट सेंटर ऑफ मास वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, और उसका जो सेंटर है या सेंटर ऑफ मास वो वी वेलोसिटी से आगे भी जा रहा है। ठीक है, मैं इसका नाम दे देता हूँ VCOM। हमें क्या करना है, हमें इसके डिफरेंट पॉइंट्स की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है इस व्हील के ऊपर। लेट्स से P पॉइंट की वेलोसिटी, Q पॉइंट की वेलोसिटी, R पॉइंट की वेलोसिटी और S पॉइंट की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है बेटा, यस। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो बेटा। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया कि इसके मोशन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो, एक ट्रांसलेटरी मोशन और एक रोटेशनल मोशन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस PQRS पॉइंट के पास जब सेंटर ऑफ मास से ऊपर बैठ के देखूंगा, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जब मैं देखूंगा, ठीक है, तो मुझे क्या नज़र आने वाली है, वेलोसिटीज़ किसकी, PQRS की, वो हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। देखो, जब मैं कुछ सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के देखूंगा, सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के देखूंगा, तो मुझे कुछ ऐसा नज़र आने वाला है। देखो, विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या नज़र आएगा, जब मैं इसके ऊपर खड़ा हो जाऊंगा विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, बॉडी क्या करते हुए नजर आती, केवल और केवल घूमते हुए नजर आएगी। जब मैं इसके ऊपर बैठ जाऊंगा तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो इस तरीके से घूमते हुए नजर आएंगे। यानी कितनी एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा से घूम रहा है, तो उसको ओमेगा से ये पूरा व्हील घूमता हुआ नजर आएगा। जब ये ओमेगा से घूमता हुआ नजर आएगा तो पॉइंट P भी क्या करता हुआ नजर आएगा, ओमेगा से घूमता हुआ नजर आएगा। यस, ये क्या कर रहा होगा, जब ओमेगा से ये घूमेगा तो इस P पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, देखो इस P पॉइंट के पास घूमने की वजह से एक टेंजेंशियल स्पीड आ जाएगी, V बराबर मैं लिख सकता हूँ R ओमेगा। ठीक है, इस ये पॉइंट क्या कर रहा होगा, ये पॉइंट P जो है व्हील का वो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। ठीक है, और कितनी एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा से, कितनी रेडियस पे, R, तो V बराबर R ओमेगा लिख सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं Q पॉइंट की बात करूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये जो डायग्राम बनाया गया है किसके रेस्पेक्ट में बनाया गया, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। तो ये Q पॉइंट मुझे क्या करता नजर आएगा, Q पॉइंट के पास टेंजेंशियल स्पीड होगी R ओमेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर खड़े होकर तुम देख रहे हो बेटा, तो ये बॉडी घूमते हुए नजर आएगी और हर पॉइंट सर्कुलर मोशन करता हुआ नजर आएगा। और पॉइंट सर्कुलर मोशन करते हुए नजर आएंगे तो उनके पास, अगर बॉडी के पास एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो उनके पास टेंजेंशियल स्पीड होगी R ओमेगा की। देखो दिख भी रहा है मुझे, है ना। ये क्या करता नजर आएगा, ये पॉइंट V इक्वल्स टू R ओमेगा से ऐसे जाता हुआ नजर आएगा, और ये कैसे नजर आएगा, ये R ओमेगा से ऐसे नजर आएगा। अब ये जो है, ये तो हमने डायग्राम बनाया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, बॉडी क्या कर रही थी, केवल और केवल मेरे को दिखा प्योर रोटेशनल मोशन कर रही थी। क्या कर रही थी, रोटेशनल मोशन कर रही थी। ठीक है, लेकिन मेरा सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, ठीक है, खुद इटसेल्फ सेंटर ऑफ मास जो है वो v वेलोसिटी से आगे भी तो जा रहा है। और अगर सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से आगे जा रहा है तो उसका हर एक पार्टिकल बॉडी का क्या करेगा, v वेलोसिटी से आगे जाने वाला है। यस बेटा, ये तो बात हो गई रोटेशनल मोशन की। अब हम बात करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन की, है ना। अच्छा, जब मैं इसके सेंटर ऑफ मास को देखूंगा तो सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी है v², और अगर सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी v², इसका मतलब यह है कि इसके हर एक पार्टिकल के पास कितनी वेलोसिटी है, v² वेलोसिटी है। कैसे बोल पा रहा हूँ ये बात, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि कोई भी रिजिड बॉडी अगर ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है और अगर किसी पार्टिकल के पास v वेलोसिटी है तो उसके हर एक पार्टिकल के पास कितनी वेलोसिटी होगी, सेम वेलोसिटी होगी, क्योंकि हर एक पार्टिकल सेम डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो सेम वेलोसिटी होगी उन हर एक पार्टिकल के पास। तो मैं यहाँ से कह पा रहा हूँ कि अगर देखो ये बॉडी का क्या है, ये बॉडी का v² हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, सेंटर ऑफ मास के पास कितनी वेलोसिटी, v², तो उसके हर एक पार्टिकल के पास कितनी वेलोसिटी होगी, v² होगी, उसके हर एक पार्टिकल के पास वेलोसिटी आ गई VCOM।
हर एक पार्टिकल के पास बेटा वेलोसिटी आ जाएगी v cm। ये बात तो तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि अगर कोई बॉडी आगे जा रही है किसी वेलोसिटी से तो उसका हर एक पार्टिकल उतनी ही वेलोसिटी से क्या कर रहा होगा, आगे जा रहा होगा। ठीक है, यस। सेंटर ऑफ मास क्या करता है, केवल और केवल ट्रांसलेटरी मोशन करता है, इसलिए मैंने क्या किया, इसके हर एक बॉडी के हर एक पार्टिकल को उतनी वेलोसिटी दे दी। ठीक है, साथ के साथ सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये बॉडी क्या कर रही थी, घूम भी रही थी, इसलिए उसके हर एक पार्टिकल के पास क्या होगी, एक टेंजेंशियल स्पीड भी होगी, वो मैंने रिप्रेजेंट कर दी। अब मैं इन दोनों मोशन को कंबाइन कर दूंगा तो मेरे पास हर एक पार्टिकल की नेट वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, मैं चाहूँ तो लिख लो, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बॉडी क्या कर रही थी, रोटेशनल मोशन कर रही थी, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये बॉडी सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, मास इज परफॉर्मिंग ओनली ट्रांसलेटरी मोशन, ओनली ट्रांसलेटरी मोशन, केवल और केवल ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। ठीक है, अब इन दोनों मोशंस को कंबाइन कर देते हैं तो हर एक पॉइंट की नेट वेलोसिटी मेरे पास निकल कर आ जाएगी। देखो बेटा, बना लेते हैं, नेट डायग्राम मैं बना रहा हूँ। ठीक है, यस। देखो, अब मैं इसके पी पॉइंट की नेट वेलोसिटी लिख रहा हूँ। देखो, हमने कंबाइन कर दिया, ये क्या हो गया, ये रोलिंग मोशन है ना, ये रोलिंग मोशन, सॉरी रोटेशनल मोशन, ये क्या है, ये इसका ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, यस बेटा। तो अब रोलिंग मोशन में हर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, देखो पी पॉइंट ये रहा, पी पॉइंट के पास एक तो देखो ध्यान से रोटेशनल मोशन के कारण कितनी है, आर ओमेगा। ठीक है, प्लस ट्रांसलेटरी मोशन, सेंटर ऑफ मास के ट्रांसलेटरी मोशन के कारण हर पार्टिकल के पास उतनी ही वेलोसिटी आएगी, तो इसके पास भी कितनी आ जाएगी, v cm आ जाएगी। ठीक है, इसके सेंटर से भी कितनी है बेटा, v cm है, सेंटर ऑफ मास के पास तो उतनी ही रहेगी। देखो नीचे वाले पॉइंट को देखो, आगे की तरफ कितनी है, v cm, लेकिन पीछे की तरफ कितनी है, r ओमेगा। ठीक है, यस बेटा, यस दिख रहा है, यस मैं देख पा रहा हूँ पी पॉइंट की वेलोसिटी आर ओमेगा प्लस वी cm आ गई। ये मेरे पास कितनी आई, केवल और केवल सेंटर ऑफ मास के पास जो वेलोसिटी है वो केवल वी cm, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो केवल ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, हमने डायग्राम से भी देखा था, वो घूमता कहीं नहीं है, केवल और केवल क्या करता है, ट्रांसलेटरी मोशन करता है, केवल और केवल आगे की तरफ जाएगा, घूमेगा कहीं भी नहीं। ठीक है, तो ये दिख गया मुझे। अब मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, तो इस पॉइंट का मुझे दिख रहा है कि यहाँ आगे की तरफ वी cm मिली इसको, और ऊपर की तरफ कितनी मिली, आर ओमेगा मिली। ठीक है, अब मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी बना सकता हूँ, यस बना सकते हैं। देखो यहाँ पे ये कितने आ गई, देखो वी cm माइनस आर ओमेगा लिख सकते हैं इसको, है ना। इसको क्या लिखेंगे, इसकी वेलोसिटी देखो, इस पॉइंट की तो हमने लिखी नहीं, इसकी वी cm प्लस इसकी नीचे की तरफ कितनी मिलेगी, घूमने के कारण इसको आर ओमेगा मिलेगी। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो पॉइंट्स है, पी क्यू पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, ये Q है, ये पॉइंट कौन सा है, R है, ये कौन सा पॉइंट है, S है। जो S पॉइंट है उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसे है, इसकी वेलोसिटी ऐसे है ना। इस तरीके से है वेलोसिटी, डिफरेंट वेलोसिटीज़ हर पार्टिकल के पास आ गई है। देखो इसके पास आई आर ओमेगा प्लस वी cm, इसके पास नेट वेलोसिटी जो आएगी वो मैं इधर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट Q विल बी द वी cm का स्क्वायर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वी cm का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, यस। इधर कितनी आ जाएगी, इधर वी आर विल बी द वी com माइनस आर ओमेगा। ठीक है, इस पॉइंट की कितनी आएगी, इस पॉइंट की मैं देख पा रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ कितनी आ जाएगा, ये आ जाएगी मेरे पास, मैं इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। ठीक है, तो आर ओमेगा का स्क्वायर प्लस वी cm का स्क्वायर, ये आ जाएगी। इस तरीके से हर पॉइंट की वेलोसिटी मेरे पास आने वाली है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस, ये तो बात हो गई बेटा जो पैरिफेरी पे जो पार्टिकल्स है ना उनकी बात होगी। पार्टिकल तो किसी पॉइंट पे हो सकता है, इस पे भी हो सकता है, इस पॉइंट पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकते हैं। यस, कोई भी पार्टिकल हो
कोई भी पार्टिकल उस बॉडी के ऊपर, उन सभी को हम लोग इसी तरीके से ट्रांसलेटरी स्पीड देंगे। ट्रांसलेटरी वेलोसिटी तो हम लोग जानते ही है, सॉरी लीनियर स्पीड तो हम जानते ही है। जो सेंटर ऑफ मास के पास जो स्पीड होगी वही उस हर पार्टिकल के पास होगी। इस बॉडी पे कोई सा भी पार्टिकल ले लो, साथ के साथ उसके पास टेंजेंशियल स्पीड कितनी आएगी रोटेशन मोशन का, वो ऐड कर देंगे वेक्टोरिकली, तो मेरे पास बॉडी के किसी भी पार्टिकल की क्या आ जाएगी, नेट वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, हमेशा हमें क्या करना है, हमेशा रोलिंग मोशन को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेशनल मोशन में तोड़कर पढ़ लेंगे, यही हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस और करते हैं। ये तो बात हमने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात करी कि वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। नोट करें बेटा। यस बेटा, अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो, मान लेते हैं कि एक हमारे पास डिस्क है ना, ये हमारी सरफेस हो गई, और इस डिस्क के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर एक डिस्क है जो क्या कर रही है, रोलिंग मोशन कर रही है। ये हमारी डिस्क हो गई, और ये डिस्क जो है वो बेटा इस सरफेस के ऊपर रोलिंग मोशन कर रही है ना। ये ओ पॉइंट हो गया, और इस सरफेस के ऊपर ये डिस्क रोलिंग मोशन कर रही है ना। ठीक है, लेट्स से हमारे को ये गिवन है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो हमें दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड दे रखी है। रेडियस ऑफ डिस्क हमें दे रखी है, रेडियस ऑफ डिस्क 1 मीटर दे रखी है। एंगुलर वेलोसिटी 3 रेडियन पर सेकंड दे रखी है, 3 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, यस बेटा, हमें क्या करना है, हमें अगेन कुछ पॉइंट्स है उनकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। कौन कौन से पॉइंट्स है मैं मार्क कर देता हूँ। दिस इज माई P पॉइंट, दिस इज माई Q पॉइंट, दिस इज R पॉइंट एंड दिस इज S पॉइंट। इन सभी पॉइंट की मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, अगेन तरीका वही है कि ये डिस्क क्या कर रही है, घूम भी रही है, कितने स्पीड से, ओमेगा से, साथ के साथ इसका सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगा। यस, डिस्क को घूमते हुए इस तरीके से आगे जा रही है। ठीक है बेटा, क्या करेंगे, अगेन वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे। ठीक है, प्लस सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना चला वो देख लेंगे, वो दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटीज ऐड करके फाइनली आंसर निकालेंगे। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ जाता हूँ। सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ जाऊंगा तो बॉडी केवल घूमते हुए नजर आएगी। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है उसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगेन बोल देता हूँ एक बार। सेंटर ऑफ मास केवल आगे जा रहा होता है, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा होता है, तो मैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ जाऊंगा तो बॉडी आगे जाना बंद हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, स्टेशनरी हो जाएगी। ठीक है, तो बॉडी केवल मेरे को क्या करते हुए नजर आएगी, केवल घूमते हुए नजर आएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के पास केवल ट्रांसलेटरी मोशन होता है। और अगर मैं अगर बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे ही जाके बैठ जाऊंगा तो बॉडी आगे जाना बंद कर देगी, केवल घूमते हुए नजर आने वाली। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो यार करते हैं सवाल को। देखो, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास डायग्राम बना लेते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास पहिया जो है वो केवल और केवल घूमता हुआ नजर आने वाला है। ठीक है, यस, केवल घूमता हुआ नजर आएगा। ठीक है, यस बेटा। P पॉइंट क्या करता हुआ नजर आएगा, P पॉइंट ओमेगा R से, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के देखूंगा तो इस P पॉइंट कैसे करता हुआ नजर आएगा, सर्कुलर मोशन करता हुआ नजर आएगा। इसके पास टेंजेंशियल स्पीड होगी, कितनी होगी, V इक्वल्स टू R ओमेगा होगी। और ओमेगा मैं जानता हूँ कितना है, 3 है, रेडियस 1 है तो 3 मीटर पर सेकंड होगी। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट की वेलोसिटी टेंजेंशियल स्पीड हो जाएगी, इसके पास कितनी आ जाएगी, इसके पास भी 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, इसके पास भी 3 मीटर पर सेकंड, इसके पास कितनी आ जाएगी, इसके पास 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, इसके पास कितनी आएगी, इसके पास 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ऐसे हर एक पॉइंट के पास टेंजेंशियल स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब साथ के साथ सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ मास आगे भी जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी हुई तो हर पार्टिकल के हर एक पॉइंट के पास क्या होगी, वो वेलोसिटी होगी। तो देखो, यस, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास सी बनाए, अब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बना रहे हैं। देखो, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा होगा, सेंटर ऑफ मास V से आगे जा रहा होगा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड है।
अगर सेंटर ऑफ मास केवल और केवल क्या करता है, ट्रांसलेटरी मोशन करता है। तो पार्टिकल के, बॉडी के हर एक पार्टिकल के पास अगर सेंटर ऑफ मास 1 सेकंड में 4 मीटर आगे जा रहा है तो बॉडी का हर एक पार्टिकल बेटा 4 मीटर आगे जा रहा ही होगा। तो इसका मतलब P के पास भी कितनी वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ट्रांसलेटरी मोशन के कारण 4 मीटर पर सेकंड होगी। इसके पॉइंट के पास भी 4 मीटर पर सेकंड होगी और इस पॉइंट के पास भी 4 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, ये मेरा P पॉइंट हो गया, ये मेरा कुछ ले लेते हैं PQ, ये मेरा R है, ये मेरा S है और ये मेरा Q पॉइंट है। ठीक है, यस। अब इन दोनों को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। मार्क कर लो पॉइंट PQRS। अब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, दोनों मोशंस को ऐड करेंगे तो फाइनली मैं देख पा रहा हूँ क्या वेलोसिटी आएगी। देखो P पॉइंट की वेलोसिटी मार्क कर लेते हैं, 3 मीटर पर सेकंड प्लस 4 मीटर पर सेकंड कितनी हो गई, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इसी तरीके से Q पॉइंट की भी बात कर लें। Q पॉइंट की वेलोसिटी देखो कितनी है, 4 आगे की तरफ है, 3 पीछे की तरफ है, तो नेट वेलोसिटी कितनी हुई, 1 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, यस बेटा। अच्छा, सेंटर ऑफ मास के पास कितनी वेलोसिटी होगी, रोटेशनल मोशन के कारण तो कोई वेलोसिटी होती नहीं है सेंटर ऑफ मास के, केवल और केवल रोटेशन सेंटर ऑफ मास के पास ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से स्पीड होगी एंड दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं R पॉइंट की। तो देखो ये देखो इसके पास 4 मीटर पर सेकेंड आगे, नीचे की तरफ 3, तो 4 और 3 ये रहा 4 मीटर पर सेकेंड और ये 3 मीटर पर सेकेंड। फाइनली मेरे पास कितनी आ जाएगी, रिजल्टेंट स्पीड आ जाएगी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड दैट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से देखो ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट की वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी होगी, दिख रहा है मुझे 3। ठीक है, आगे की तरफ कितनी होगी, आगे की तरफ 4। नेट वेलोसिटी कितनी आएगी, नेट आएगी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब मैंने हर एक पॉइंट की वेलोसिटी निकाल ली। ठीक है, यस। अब क्या कर सकते हैं, अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट पॉइंट्स की वेलोसिटी, PQRS की वेलोसिटी कंपेयर कर सकते हैं। देखो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कौन से पॉइंट की, इन सभी में से टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मिनिमम उसके अपोजिट वाले पॉइंट की है, इसकी और इसकी बराबर दिख रही है मैग्नीट्यूड वाइज, बट डायरेक्शन वाइज हर एक पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P इज़ मैक्सिमम, फिर उसके बाद किसकी आई, उसके बाद आई बेटा Q और कौन सा पॉइंट है, R की, फिर आई उसके बाद S की। R और S की तो बराबर है, R और S की बराबर आई। ठीक है, उसके बाद में किसकी आई, उसके बाद मिनिमम आई Q की। ये हमने रिलेशन निकाल लिया। ठीक है, यस। का एक बार पूछा गया था एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा किस पॉइंट की वेलोसिटी होगी, सबसे कम किसकी होगी, किसकी बराबर होगी, ये पूछा गया था एक बार। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, हम लोग फॉर्मूला भी, अब ये तो हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन से किया। फॉर्मूला चाहो तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, सिंपल हमने करा क्या, सबसे पहले मैं कहाँ बैठा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P के लिए बात कर लेते हैं, किसी भी पॉइंट P की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट V कैन बी रिटर्न एज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठकर जब मैं P पॉइंट की वेलोसिटी को देख रहा हूं तो वो मेरे को क्या करता हुआ नजर आएगा, केवल और केवल रोटेशनल मोशन करता हुआ नजर आएगा, और वो पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन करता हुआ नजर आएगा। तो मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, पहले वो लूँगा, वो मैंने ले ली, फिर उसमें किसकी वेलोसिटी ऐड कर दूंगा, उसमें ऐड करी थी मैंने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तो उसमें मैंने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास किसकी वेलोसिटी आ गई, मेरे पास P पॉइंट की नेट वेलोसिटी आ गई। यही तो किया मैंने, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में P पॉइंट की जो वेलोसिटी है उसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास P पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी। ये बेटा मेरा फॉर्मूला बन गया, और ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, यस बेटा, नोट करें इसको। यस बेटा, अगेन एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P। इस P पॉइंट की वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है,
ऑन डिस्क ऑफ रेडियस आर विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये जो डिस्क है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है। कितने से? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है। रेडियस कितनी है? रेडियस आर है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मुझे दे रखी है ऑलरेडी आर ओमेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे। हर जिस भी पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है उस पार्टिकल की टेंजेंशियल स्पीड देख लूँगा, प्लस उसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास नेट वेलोसिटी आ जाएगी। बस बात इसी ध्यान रखनी है कि हमें विथ डायरेक्शन ऐड करना है। ठीक है, करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे देखो बेटा। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाता हूँ। ठीक है, यस, सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाते हैं। ये लो 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 लो, यस। सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास में ये डायग्राम बना रहा हूँ। विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये डायग्राम बना रहा हूँ। जब सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के देखूंगा तो बॉडी केवल और केवल घूमते हुए नजर आने वाली है। ठीक है, यस, क्योंकि सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा था, केवल प्योर ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा था। तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ गया तो बॉडी केवल और केवल क्या करते नजर आएगी, ट्रांसलेटरी मोशन तो जीरो हो गया, केवल और केवल बॉडी रोटेट करते हुए नजर आएगी। तो देखो, सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ गया, उसकी वजह से पार्टिकल्स रोटेट करते हुए नजर आएंगे। और इस पी पॉइंट के पास कौन सी वेलोसिटी होगी, देखो अलग कलर ले लेते हैं। ये मेरी रेडियस हो गई बेटा, और यहाँ पे एक टेंजेंशियल स्पीड आ जाएगी v इक्वल्स टू आर ओमेगा। ठीक है, ये तो टेंजेंशियल स्पीड होगी। यस बेटा, ये तो जब मैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के देखूंगा वो वेलोसिटी, प्लस उसमें ऐड करनी पड़ेगी। कौन सी वेलोसिटी ऐड करनी पड़ेगी? यस, देखो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास क्या करा होगा, टी टाइम में आगे भी तो गया होगा। ये तो मैंने क्या किया, यस, जो वेलोसिटी है वो ले ली जब सेंटर ऑफ मास से खड़े होकर देखा। साथ के साथ खुद सेंटर ऑफ मास की कितनी वेलोसिटी है वो भी तो लेनी है। देखो, तो हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। ओहो हो, ये हो गया बेटा जादू। देखो क्या करना है अब ये तो मेरे पास सेंटर ऑफ मास को देखूंगा, सेंटर ऑफ मास के साथ v स्वयं है, तो इसके p पार्टिकल के पास भी कितनी होगी, इसके p पार्टिकल के पास भी v स्वयं होगी। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस, ये कितनी है, ये तुम्हारे पास v बराबर r ओमेगा है। v ये यस बेटा, सेंटर ऑफ मास अगर v स्वयं से आगे जा रहा है तो ये p पॉइंट जो है वो भी उतने से आगे जा रहा है। इवन वही पॉइंट क्यों, बॉडी का हर एक पार्टिकल कितने से जा रहा होगा, v स्वयं से आगे जा रहा होगा। इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। अब हमें क्या करना है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने बनाया, ग्राउंड बनाया, किसकी बात करी, सेंटर ऑफ मास के लिए बात करी हमने, है ना। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v स्वयं नज़र आने वाली है। यस, अब क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, फाइनली मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो नेट देखो, कॉपी कर लेते हैं, ये मैंने पेस्ट, यस बेटा। अब ये जो पॉइंट P है इसकी नेट वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये मेरा सेंटर है O, और ये मेरी रेडियस है, ये मेरा पॉइंट P है। पॉइंट P आगे की तरफ कितने से जा रहा है, तुम बोलोगे सर v स्वयं से जा रहा है, बहुत अच्छे। ठीक है, साथ के साथ इसके पास टेंजेंशियल स्पीड भी कितनी है, r ओमेगा है। ठीक है, यस, टेंजेंशियल स्पीड और रेडियस के बीच में तो हम लोग एंगल जानते ही है, कितना होता है बच्चे, ये होता है 90 डिग्री। बहुत अच्छे। साथ के साथ बेटा ये एंगल है कितना, ये है थीटा, ये 90 है, ये थीटा है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, देखो ध्यान से बेटा, ये मेरे पास हो गया वेलोसिटी हो गई v स्वयं, है ना। मुझे वेक्टोरिकली ऐड करना है दोनों वेलोसिटी को और फाइंड आउट करना है वेलोसिटी। और ये कितना आ गया, देखो ध्यान से, ये 90 माइनस थीटा हो गया और ये 90 हो गया, तो 180 माइनस कितना हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, ये कितना है, ये r ओमेगा है। नेट वेलोसिटी निकाल लेते हैं, v नेट, यस, नेट वेलोसिटी निकालने के लिए देखो ये v स्वयं भी r ओमेगा है, बस। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं मैग्नीट्यूड निकालने का, r ओमेगा
का स्क्वायर प्लस VCM का स्क्वायर, VCM भी R ओमेगा है, R ओमेगा का स्क्वायर प्लस 2AB, AB कितना है, AB है R ओमेगा इंटू R ओमेगा, यस, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, यस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ V नेट कितना आ गया, यस, R ओमेगा का स्क्वायर, R ओमेगा स्क्वायर 2R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया प्लस 2R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया, कॉस 180 माइनस थीटा वो कितना होता है, यस हम जानते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस का साइन थीटा लिख देंगे, यस बेटा। सॉल्व कर लें इसको, यस, R ओमेगा बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया, पीछे रह गया 2 कॉमन निकाल लिया 1 माइनस साइन थीटा, यस, कितना आ जाएगा, R ओमेगा इक्वल्स टू रूट 2 इंटू 1 माइनस, यस साइन थीटा नहीं आएगा, कॉस थीटा आएगा यार, यस इसको लिख लेना, 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता तो माइनस का कॉस थीटा आएगा, ठीक है, ये कॉस थीटा, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कॉस थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, फाइनली कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है, यस। ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाया था, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यस बेटा। देख लें, R ओमेगा 2 2 जा 4, 4 का रूट 2 आ जाएगा बाहर, पीछे क्या रह गया, केवल साइन स्क्वायर थीटा का रूट लोगे, साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। ये मेरे पास मैग्नीट्यूड अगर आ गया, नेट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P का मैग्नीट्यूड आ गया 2R ओमेगा साइन ओमेगा थीटा बाई 2, यस बेटा। सीधे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से डायरेक्टली, अगर हमें VSM बराबर R ओमेगा दे रखा है उस केस में ये फॉर्मूला उठा के सीधे लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमने एक जनरल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली किसी भी पॉइंट P की जो एट एन एंगल थीटा है विद द सेंटर, वो हमने कैलकुलेट करी है, यस बेटा, नोट करें इसको, यस बेटा। अब हम लोग देखने वाले हैं प्योर रोलिंग मोशन बेटा, है ना। प्योर रोलिंग मोशन होता क्या है, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं इसके बारे में। इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ रोलिंग मोशन, इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ रोलिंग मोशन in which there is no relative motion between the rolling body and the contact surface at point of contact। किस पॉइंट की बात चल रही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात चल रही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यस बेटा। कर लेते हैं एक बार, देखें ध्यान से समझने की कोशिश करें, यस बेटा। मान लो कि ये सरफेस है मेरी, है ना, ये मेरी हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गई और इसके ऊपर बॉडी क्या कर रही है, रोल कर रही है, ठीक है, यस। ये हमारी रोलिंग बॉडी हो गई और ये मेरी क्या है, ये मेरी सरफेस है बेटा, ये मेरी सरफेस हो गई, मान लो कॉन्टैक्ट सरफेस हो गई। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब जहाँ पे रोलिंग बॉडी सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में आ रही है उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलेंगे। बेसिकली ये मेरा क्या होता है, हमेशा बॉडी का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे प्योर रोलिंग कब होगी, प्योर रोलिंग तब होगी जब इस रोलिंग बॉडी का ए पॉइंट की वेलोसिटी और इस सरफेस की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। उस केस में मैं बोलूँगा कि बॉडी जो है वो क्या कर रही है, वो प्योर रोलिंग कर रही है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो वेलोसिटी रोलिंग बॉडी की है वही वेलोसिटी अगर
कांटेक्ट सरफेस की हो जाएगी, यानी कि इस सरफेस की हो जाएगी। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम हुई तो हम बोलेंगे कि बॉडी क्या कर रही है, प्योर रोलिंग कर रही है। जैसा कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो अगर इसकी वेलोसिटी 0 है तो अगर इस ए पॉइंट की वेलोसिटी भी अगर 0 हो गई, उस केस में मैं बोल दूंगा कि ये जो बॉडी है वो क्या परफॉर्म कर रही है, प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रही है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी सरफेस पे रखा हुआ हो कोई स्फेयर और वो सरफेस जो है वो आगे की तरफ मूव करे, उस केस में कैसे होगा वो भी देख लें। मान लो ये मेरे पास स्फेयर हो गया कोई, है ना, और ये सरफेस पे किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है इस तरीके से, कोई प्लैंक ले लो, कोई सरफेस ले लो, इस तरीके से सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। ये मेरा क्या है, ये मेरा प्लैंक हो गया बेटा, और प्लैंक के ऊपर मेरा क्या रखा हुआ है, ये स्फेयर रखा हुआ है। स्फेयर का रेडियस कितना है, स्फेयर का रेडियस r है। ठीक है, यस, और ये प्लैंक जो है वो मान लो कि v वेलोसिटी से आगे जा रहा है ना, यस। अब मुझे क्या करना है, मुझे बताना है कि ये स्फेयर जो है वो किस कंडीशन में प्योर रोलिंग करेगा। ठीक है, मान लो कि ये पॉइंट ए, ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया। पॉइंट ए इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बेसिकली, जिस पॉइंट के थ्रू दोनों बॉडीज क्या है, दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में। और मैंने ये चीज़ तुम्हें बताई थी कि ड्यूरिंग द रोलिंग फ्रिक्शन कि बॉडी और सरफेस के बीच में केवल और केवल एक पॉइंट कांटेक्ट में आता है। यस, तो यहाँ पे भी केवल एक पॉइंट क्या है बॉडी का, इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में, एंड दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग दिस पॉइंट एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अगर जितनी वेलोसिटी इस प्लैंक की है, इस ए पॉइंट पर प्लैंक की वेलोसिटी कितनी, तुम बोलोगे सर प्लैंक का हर एक पार्टिकल v से जा रहा है, तो ये वाला पार्टिकल भी, इधर वाला पार्टिकल भी v से आगे जा रहा होगा। तो अगर ए पॉइंट के पास, रोलिंग बॉडी के ए पॉइंट के पास भी अगर v वेलोसिटी होगी तो डेफिनेटली ये ए पॉइंट क्या करेगा, ये रोलिंग मोशन करेगा बेटा। ऐसा मैं कह सकता हूँ, इफ va इक्वल्स टू v, देन बॉडी इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग। ठीक है, और प्योर रोलिंग मोशन को ही रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसी बात को हम लोग रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग भी बोलते हैं, बिना घिसे केवल और केवल। ठीक है, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग भी इसको बोला जाता है। ठीक है, यस, ये तो बहुत इन जनरल बात हो गई कि जिस भी पॉइंट के थ्रू वो कांटेक्ट में है, जिस भी सरफेस के साथ वो कांटेक्ट में है, उस पॉइंट पे जो सरफेस के पास वेलोसिटी है, अगर वही वेलोसिटी रोलिंग बॉडी की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है तो वो रोलिंग बॉडी क्या कर रही है, प्योर रोलिंग कर रही है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पॉइंट ए की वेलोसिटी अगर 0 है रोलिंग बॉडी की, तो वो बॉडी क्या कर रही है, इसका मतलब प्योर रोलिंग कर रही है। ठीक है, यस। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक जनरल कंडीशन ड्राइव कर लेते हैं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो बॉडी प्योर रोलिंग करेगी। देखो, हम लोग क्वेश्चन की फॉर्म में एक कंडीशन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, एक बॉडी है जो रोलिंग मोशन कर रही है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो VCM से आगे जा रहा है, साथ के साथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से बॉडी घूम भी रही है, और घूमते हुए ये क्या कर रही है, आगे जा रही है। वी नीड टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड ओमेगा। हमें VCM और ओमेगा के बीच में क्या करना है, हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, सो डैट बॉडी जो है वो प्योर रोलिंग करे। ये मेरा, अगर VCM से बॉडी आगे जा रही है तो इसका हर एक पार्टिकल कितने से आगे जा रहा होगा, तुम बोलोगे सर VCM से आगे जा रहा है। ठीक है, यस, हर एक पार्टिकल VCM से आगे जा रहा है, साथ के साथ बॉडी घूम भी रही है, तो इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा r भी होगी, टेंजेंशियल स्पीड भी तो होगी। यस, ड्यू टू रोलिंग इसके पास एक टेंजेंशियल स्पीड होगी इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास, ए के पास। मैं रोलिंग बॉडी की बात कर रहा हूँ, रोलिंग बॉडी के पॉइंट ए के पास ओमेगा r टेंजेंशियल स्पीड होगी, सेंटर ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से VCM होगी। तो वेलोसिटी एट ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ रोलिंग बॉडी विल बी VCOM माइनस r ओमेगा। ठीक है, ये मेरे पास आ गई VCOM माइनस r ओमेगा, इसकी नेट वेलोसिटी होगी। अब मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि फॉर प्योर रोलिंग
रिलेटिव मोशन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना होना चाहिए, रिलेटिव मोशन 0 होना चाहिए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर ग्राउंड की वेलोसिटी 0 है तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि रोलिंग बॉडी के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी भी कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसका मतलब va को कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, यस बेटा। या इस बात को मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यहाँ से मैंने कंडीशन ड्राइव कर ली, VCOM ग्राउंड के ऊपर खड़े होकर देखूंगा तो मुझे VE तो नज़र आएगी। यस, VA की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, VCM माइनस आर ओमेगा मस्ट बी 0। तो VCM इक्वल्स टू कितना आ गया, आर ओमेगा। यस, अगर सेंटर ऑफ मास को मैंने VCM बराबर आर ओमेगा दे दी तो ये बॉडी क्या करेगी, ये बॉडी प्योर रोलिंग करने लगेगी। ये कंडीशन हमने ड्राइव कर ली है। और प्योर रोलिंग का ही दूसरा नाम क्या होता है, यस, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग भी बोल सकते हैं। नोट करें बेटा इसको। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ द व्हील इज रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, Q, R एंड S। यस, बॉडी क्या कर रही है, बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है। रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग का मतलब यही है कि बॉडी प्योर रोलिंग कंडीशन में है। और हमसे वेलोसिटीज़ पूछी गई है P, Q, R, S की। एंगुलर वेलोसिटी हमें दे रखी है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी हमें दे रखी है ओमेगा इस बॉडी की। ठीक है, यस। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की। मैं ये जानता हूँ कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू द कांटेक्ट सरफेस, रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो 0 होनी चाहिए। ये हम लोग जानते हैं, हमने पढ़ा है कि प्योर रोलिंग की कंडीशन ही यही है। तो सबसे पहले हम लोग इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मान लेते हैं कि VCM है। अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM है तो उसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, VCM होगी। इसकी भी VCM होगी, है ना, और इसकी भी VCM होगी। हर एक पार्टिकल की कितनी होगी, VCM होगी। ठीक है, यस। अगर सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से आगे जा रहा है तो उसका हर एक पार्टिकल v वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा। ठीक है, यस। साथ के साथ बेटा सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के देखेंगे तो बॉडी रोलिंग मोशन रोटेशनल मोशन करते हुए नजर आएगी ओमेगा से। तो हर एक पार्टिकल P, Q, R, S जब मैं सेंटर ऑफ मास से ऊपर बैठ के देखूंगा तो हर एक पार्टिकल मुझे सर्कुलर मोशन करता हुआ नजर आने वाला है। ठीक है, कितनी वेलोसिटी से, देखो ये नज़र आएगा मुझे, ओमेगा से घूम रहा है तो इसको टेंजेंशियल स्पीड मिलेगी आर ओमेगा, इसको मिलेगी आर ओमेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है बेटा, ऐसे घूम रहा है तो ये पी पॉइंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। इसको टेंजेंशियल स्पीड ऐसे मिलेगी आर ओमेगा की। इसको कहाँ मिलेगी, इसको मिलेगी बेटा नीचे की तरफ मिलेगी, क्योंकि ऐसे जा रहा है तो ये पॉइंट नीचे जाएगा। जब ये ऐसे घूम रहा होगा तो ये पॉइंट क्यू को टेंजेंशियल स्पीड नीचे की तरफ मिलेगी आर। ओ हो, आई होप बात समझ में आ गई होगी। समझ में आई कि नहीं, यस बेटा। अब क्या करना है, अब हमें रोलिंग मोशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। मैं ये जानता हूँ कि आर पॉइंट पे एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। इसका मतलब VCM बराबर क्या होना चाहिए, VCM माइनस आर ओमेगा मस्ट बी 0, क्योंकि ग्राउंड की वेलोसिटी 0 है तो VCM माइनस आर ओमेगा की वेलोसिटी भी 0 होनी चाहिए। यस, तो VCM बराबर क्या आ गया, आर ओमेगा आ गया। इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चाहो तो हम डायरेक्टली भी रिजल्ट को याद, यस ये रिजल्ट तो हमें डायरेक्ट याद ही रखना है। इसमें तो मैंने अभी के लिए तो ड्राइव कर दिया, लेकिन हमें इस रिजल्ट को क्या करना है, याद रखना है। ये हर जगह काम आने वाला है बेटा, आगे भी डायरेक्टली हम लोग यूज़ करेंगे। अच्छा, अब P पॉइंट की बात करते हैं। P पॉइंट, अब VCM में देख पा रहा हूँ P पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, P पॉइंट की वेलोसिटी देख पा रहा हूँ कितनी हो जाएगी, 2r ओमेगा हो जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2r ओमेगा हो जाएगी। अच्छा, ये VCM बराबर r ओमेगा का, तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी अंडर रूट r ओमेगा हो जाएगी। ठीक है ना, यस। VCM बराबर कितना है हमारे पास, r ओमेगा आ गया, तो r ओमेगा का स्क्वायर प्लस r ओमेगा का स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट 2r ओमेगा जाए। ये 2r ओमेगा हो गई, ये 0 हो गई, ये हमारी रूट 2r ओमेगा हो गई। आई होप बात क्लियर हो गई होगी, है ना। यस, आगे चले तो मेरे पास P पॉइंट की वेलोसिटी आ गई, स्पीड आ गई 2r ओमेगा, है ना। Q पॉइंट की आ गई रूट 2r ओमेगा। इसी तरीके से S की भी इतनी आएगी और R की कितनी आ गई, 0 आ गई।
सारे पॉइंट्स की मेरे पास वेलोसिटी आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखो, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी फॉर प्योर रोलिंग मोशन। अगर बॉडी अंडर प्योर रोलिंग मोशन है तो हमें पॉइंट पी की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे देखो, अगर ओ पॉइंट वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है तो बॉडी का हर एक पॉइंट कितने से जाएगा, वी वेलोसिटी से आगे जाएगा। बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है तो मैं ये जानता हूँ कि अगर रेडियस इसकी आर है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आर ओमेगा होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, हमने कंडीशन भी ड्राइव करी थी। ठीक है, अब मुझे तो वी पी पॉइंट की वेलोसिटी पूछी है और थीटा मुझे दे रखा है 60 डिग्री पे फाइंड आउट करना है। यस, थीटा भी मुझे दे रखा है कितना, 60 डिग्री दे रखा है। कर सकते हैं। यस बेटा, चाहो देखो, एक तो इसके पास क्या होगी, एक तो इसके पास इसके कारण सेंटर ऑफ मास के कारण हर एक पार्टिकल के पास आर ओमेगा वेलोसिटी हो जाएगी। साथ के साथ इसके पास एक वेलोसिटी और होगी। कौन सी वाली होगी, टेंजेंशियल स्पीड होगी ड्यू टू रोटेशनल मोशन। वो कितनी होगी, वो आर ओमेगा हो जाएगी। यस, ये एंगल 60 डिग्री, तो ये कितना आएगा 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री। ये मैंने पहले तुम्हें ड्राइव करवाया था, तब मैंने तुम्हें करवा दिया था। ठीक है, यस, इसका रिजल्टेंट है। यस, निकाल सकते हो आई होप। यस, ये मेरे पास क्या आ गया, ये डायरेक्शन आ गया और मैं इसका रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ। चाहो तो तुम्हें रिजल्ट याद होगा तो तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो। मैंने तुम्हें बोला था, देखो एक रिजल्ट हमने ड्राइव किया था, याद दिलाया जाए तुम्हें। रिजल्ट ये रहा, देखो देखो हमने वीसीएम की वेलोसिटी कितनी ली थी, आर ओमेगा। उस कंडीशन में थीटा एंगल पर कोई पॉइंट पी हमने कंसिडर किया था तो उसकी वेलोसिटी जो है वो 2r ओमेगा साइन थीटा बाई 2। डायरेक्टली मैंने तुम्हें बोला था कि इसको भी याद कर लेना। ठीक है, अंडर प्योर रोलिंग तुम्हें ये याद रखना है कि अगर क्या कर रखा है, वर्टिकल से थीटा एंगल पे कोई पॉइंट है तो उसकी वेलोसिटी जो है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं उस पॉइंट की, अगर वो पॉइंट बॉडी क्या है प्योर रोलिंग में। उस केस के लिए तुम्हें याद रखना है। ठीक है, हम लोग ड्राइव नहीं करेंगे, 2r ओमेगा साइन थीटा बाई 2 डायरेक्टली लगा देंगे। मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ, यस कर सकते हो यार, इसके लिए डायरेक्टली निकाल लो। नहीं तो तुम्हें आता ही है कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, वो तुम जानते हो। अदरवाइज तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो। इट विल बी 2r ओमेगा साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, ये हमने पढ़ा था। थीटा 180 डिग्री 120 डिग्री है तो उसका आधा 60 डिग्री, 2r ओमेगा साइन 60 डैट विल बी √3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया √3r ओमेगा। यस बेटा, ये मेरे पास आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देखो प्योर रोलिंग का, फील आता जाएगा तुम्हें। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये कुछ अच्छा क्वेश्चन तुम बोल सकते हो। यस, इसके अंदर एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर वाली सरफेस 5v0 से आगे जा रही है और ये 2v0 से आगे जा रही है और सिलेंडर जो है वो प्योर रोलिंग कर रहा है और तुम्हें इसका ओमेगा और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो अगर प्योर रोलिंग कर रहा है तो डेफिनेटली एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रिलेटिव मोशन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ओमेगा इसकी एंगुलर स्पीड हो गई और सेंटर ऑफ मास जो है वो वीसीएम से आगे जा रहा है। वीसीएम से क्या कर रहा है, आगे जा रहा है, ऐसा मान लिया मैंने। अच्छा, अगर वीसीएम से आगे जा रहा है तो ये वाला पॉइंट भी मान लेते हैं, इस नाम दे देते हैं क्यू पॉइंट और इसको नाम दे देते हैं आर, नहीं एस पॉइंट दे देते हैं इसको। तो जो क्यू पॉइंट होगा उसके पास भी आगे की तरफ कितनी वेलोसिटी होगी, तुम बोलोगे सर वीसीएम होगी। समझ में आ रही है बात? यस, ठीक है। साथ के साथ रोलिंग बॉडी की रोटेशनल मोशन के कारण इसके पास एक वेलोसिटी और होगी, कितनी होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी इसके पास, दैट विल बी आर ओमेगा। ठीक है, रोटेशनल मोशन के कारण क्यू पॉइंट के पास टेंजेंशियल स्पीड है क्योंकि बॉडी घूम भी रही है और आगे भी जा रही है। आगे जाने के कारण इसके पास वीसीएम है और घूमने के कारण इसके पास आर ओमेगा। अब एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस जिस सरफेस के साथ ये कांटेक्ट में है उस सरफेस की वेलोसिटी 2v0 है, तो इस क्यू पॉइंट की वेलोसिटी भी कितनी होनी चाहिए, 2v0 होनी चाहिए। या तो इसको ऐसे समझ लो कि अगर जिस सरफेस के साथ कांटेक्ट में अगर उस सरफेस की वेलोसिटी 2v0 हुई तो उस बॉडी की भी क्या होनी चाहिए, नेट वेलोसिटी उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 2v0 होनी चाहिए। या बोल सकता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी 0 होने का मतलब जब उस सरफेस पे खड़े होकर देखूंगा तो क्यू पॉइंट की वेलोसिटी 0 आनी चाहिए। देखो हम लोग लिख देते हैं जनरल में VCOM माइनस आर ओमेगा मस्ट बी इक्वल्स टू 2v0। ये लो भैया जी,
ऊपर वाले की क्या करेंगे, ऊपर वाले के लिए देखो ये कितना है, ये मेरे पास, ये अगर बॉडी घूम रही है तो इसके पास आगे की तरफ मिला आर ओमेगा, प्लस बॉडी आगे भी जा रही है, आगे जाने की वजह से इसको मिला वी स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आर ओमेगा प्लस वी स्क्वायर अगर प्योर रोलिंग करानी है तो इन दोनों का सम कितने के बराबर आना चाहिए, 5v0 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रिलेटिव मोशन 0 होना चाहिए। तो जितनी स्पीड से ये आगे जा रहा है उतनी ही स्पीड से रोलिंग बॉडी भी उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आगे जानी चाहिए, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो मेरे पास आ गया आर ओमेगा वी सी ओ एम प्लस आर ओमेगा, डेट मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट, डेट मस्ट बी इक्वल्स टू 5v0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। दो वेरिएबल, दो इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो ऐड करके कुछ, यस ये हमारे पास माइनस आर ओमेगा, ये प्लस आर ओमेगा, फाइनली कितना आ गया 2VCOM आ गया, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 7v0। तो वी से मेरे पास आ गया बेटा, वी से मेरे पास आ गया 3.5v0 आ गया। तो मेरे पास वी से 3.5v0 आ गया, यस ये मेरे पास आ गया। ओमेगा निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं ओमेगा भी, किसी एक में डाल दो। 3.5 ये रहा, 3.5 माइनस तो 1.5 5v0 इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो ओमेगा मेरे पास आ जाएगा 1.5v0 बाय आर। यस बेटा, ये दोनों पॉइंट्स मेरे पास आ गए। ठीक है, नोट करें बेटा इसको। यस बेटा, थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कोई भी अगर बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर कोई भी पॉइंट पी है तो उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड हैव अ नाइस डे।